So hello, welcome to this next lecture of this science and technology. तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, लेट्स रिकैप है ना, उसका कुछ रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। कि अभी तक जो है हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है। एंड आफ्टर दैट हाफ लाइफ के बाद हमने देखा कि कार्बन डेटिंग के कुछ बेसिक फिनोमेना, नॉट इन डीप। मैं फिर से कह रहा हूँ, नॉट इन डीप, बस आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीजें ये करती हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस देखे कि कहाँ कहाँ हेल्प करता है, जैसे प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग पर, फर्टिलाइजर एफिशिएंसी पर, स्टेराइल इंसेक्ट इकोलॉजी पर, फूड प्रोसेसिंग पर, रेडियो थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ब्रैक काइथेरेपी पे, प्रोटॉन बीम थेरेपी पे, डायग्नोसिस पे, रेडिएशनल स्टेरिलाइजेशन पर, एप्लीके स्पेस में एप्लीकेशन है इसका काफ़ी, डिफेंस में इसका काफ़ी एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल यूज़ है। एंड उसके बाद हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि नैनो टेक्नोलॉजी को हमने बेस काफ़ी डीप से देखा। एंड इन नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जो जो बेसिक इंसाइट होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए फॉर दिस नैनो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें हमने देखी। नैनो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, दो अप्रोचेस इसमें होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। चार जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी होती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है कि पैसिव, पहला होता है पैसिव, सॉरी, पहला होता है पैसिव, दूसरा होता है एक्टिव। ये थर्ड जनरेशन है और ये फोर्थ जनरेशन। ठीक। तो इसके बाद एप्लीकेशन और नैनो टेक्नोलॉजी है ना, सबको पता है, ये आप सब कर लोगे। ठीक है, आप लोग, आप सब समझदार बच्चे हो। तो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ क्या है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये कुछ बेसिक डेफिनेशन, कार्बन नैनोट्यूब क्या है, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, आईसीटी में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। तो आज हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसमें कि आईसीटी है ना, कम्युनिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम है चैप्टर का, जिसमें कि हम बात करेंगे कि रेडियो वेव्स क्या होते हैं। देखिए, आए दिन हम इन आजकल के समय में हम इन सारे वेव से आजकल घिरे पड़े हैं, राइट। आप आप जो है घर के अपने बाहर निकलिए तो आपको वहां पे पता चलेगा कि हर तरफ आप टावर से टावर्स, रेडिएशन, है ना, ये फोन है आपके पास, ये जैसे कि स्पीकर है ब्लूटूथ का, तो हर तरफ से आप जो है रेव से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से घिरे पड़े हैं। एंड यू कांट अवॉइड इन दिस सडन सिचुएशन। आप अपना हेडफोन ही ले लो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको जो है अ, आप इस चीज से एकदम सराउंडेड हो, आप इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। कि हमारे लिए ये चीजें इतनी नेसेसरी हो गई हैं कि बिना किरण छोड़े तो कुछ होगा नहीं। अगर आप टीवी के रिमोट से पहले होता था केबल, फिर फोन आने लगा, फिर ब्लूटूथ आने लगे, फिर ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स आते थे, वायर वाले हेडफोन्स आते थे, फिर उनको टीडब्ल्यूएस में कन्वर्ट किया गया, है ना। टीडब्ल्यूएस में कन्वर्ट किया, ये क्या है ना, ये जैसे कि टीडब्ल्यूएस वाले हेडफोन्स आने लगे। तो कहने का मतलब कि आप इन सब चीज से ऑक्युपाइड हैं, अब आप इन सब चीजों में के बगैर नहीं जी सकते, यू कांट सर्वाइव द वर्ल्ड। तो आजकल ये सब चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि क्या होती हैं ये सब सारी चीजें। और बीइंग एन इंजीनियर, आपको एक बेसिक इंसाइट देना इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का एक वो है। ठीक है, मुद्दा है, एम है। तो क्या होते हैं रेडियो वेव्स की, हम पहले बात करते हैं। तो रेडियो वेव्स आर सिग्निफिकेंटली, रेडियो वेव्स आर आर्टिफिशियली जनरेटेड, मेंशन दैट कि ये सब नेचुरली नहीं है, ये सब आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय ट्रांसमीटर्स एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर्स यूजिंग एंटीनास। ठीक है, आर्टिफिशियली जनरेट होते हैं ट्रांसमीटर से, किसके द्वारा, ट्रांसमीटर के द्वारा, और रिसीव किए जाते हैं रिसीवर्स के द्वारा। टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, रुकावट के लिए बिटवीन यूज डिफरेंट यूजर्स, जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय नेशनल लॉज एंड कोऑर्डिनेटेड बाय, एंड ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेली इंटर है ना, कि अगर आप जो है कुछ भी हो रहा है, अगर आप इंटरफेरेंस ना कर पाए, जैसे कि आप 92.7 बिग एफएम होता है, 92.7 बिग एफएम जो एफएम रेडियो में सुनते हैं, उसके बाद 93.4, तो हर एक का एक पर्टिकुलर चैनल है, उसी चैनल उसी रास्ते में ही आपका वो स्पेक्ट्रम उसका ट्रैवल करेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है ये बॉडी, क्या नाम है ना, नेशनल लॉज भी होते हैं, ट्राई हमारे पास टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इसमें आती है। और इंटरनेशनल बेसिस पर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसको देखती है। सच एन अरेंजमेंट प्रिवेंट क्रॉस कनेक्शंस एंड हेल्प इन मेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स, राइट। तो बिल्कुल जरूरी है हर एक के लिए एक पर्टिकुलर चैनल। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए
ये आप टीवी चला रहे हैं अपना, ये आपकी टीवी है, ठीक, ये आपकी टीवी है, और ये आपका अगर ये आपका क्या नाम है, कह लीजिए कि ये एक स्पीकर हो गया। अब अब मान लीजिए दोनों एक ही तार से आप कनेक्ट करोगे, एक ही वायर से आप कनेक्ट करोगे, तो ये हॉच पॉच हो जाएगा। और अ, ना से और जो भी आप इसमें सिग्नल भेज रहे हो, क्या पता ये इसको जा रहा है कि इसको जा रहा है। कहने का मतलब कि सबका एक सेपरेट सिग्नल होगा ना, सबका एक सेपरेट सिग्नल होगा। टीवी के दो टर्मिनल हैं और इसके दो टर्मिनल हैं, तो दोनों को मिला के एक सिंगल ऐसे रिमोट बनेगा, एक टीवी के लिए और एक इसके लिए। तो ऐसे ही करके ये अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट द क्रॉस कनेक्शंस, हेल्प इन मेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स। Are you getting my point? So for satellite communication, higher frequency bands typically give access to wider bandwidth. Don't forget this line, it's very, very important. Higher frequency bands typically give access to wider bandwidth, जब मतलब ज्यादा चौड़ाई रहेगी बैंडविड्थ की, ठीक है, तो हाइयर ये सारी चीजें। तो कुछ बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स डिस्कस कि ये सारी चीजें क्या है। एक टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक वीएलएफ है, देन एलएफएफ, इसका रेंज है सबका, नेविगेशन एड्स है। ये जो आपके, ये देखिए यहाँ से आप अगर बात करते हैं, है ना, ये फॉर रेफरेंस है कि इतने सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये कैसे काम करते हैं। मेरी टाइम नेविगेशन में ये क्या है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, फिर अल्ट्रा हाई है, फिर ईएचएफ एलएचएफ, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये फ्रीक्वेंसी वाइज डिपेंड कर रहा है, ये बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उधर सेटेलाइट पे हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी जब हम जैसे ही प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर हाइयर फ्रीक्वेंसी के साथ हमें एक्सेस टू वाइडर बैंडविड्थ भी मिलता है, ठीक। तो ये सारी चीजें, हाउएवर हाइयर फ्रीक्वेंसीज आर मोर ससेप्टेबल टू सिग्नल डिग्रेडेशन, क्योंकि उसको दूर तक जाना है तो उतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाता है। ड्यूरिंग रेनफॉल सिग्नल क्वालिटी विल सफर, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये सारी बात रही कि ये रेडियो एक्टिव वेव्स होते क्या है, ठीक है। व्हाट आर रेडियो वेव्स, सॉरी रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं, रेडियो वेव्स क्या होते हैं, तो आपको इसके बारे में एक इंसाइट मिला। अब आते हैं धीरे धीरे कि कम्युनिकेशन सिस्टम, वार्तालाप, बातचीत, है ना, संबंध स्थापित करने कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप सब 12वीं क्लास में पढ़े होंगे। क्लास 12 का सब्जेक्ट है कि कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, मतलब है कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। तो वहां पे आपने वही चीजें देखी है, वही चीजें यहाँ रेप्लिकेटेड है। द ट्रांसमीटर, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, द ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड आर कनेक्टेड बाई अ channel. Okay, they are connected by a channel. This channel can be wired, तार से भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। When a signal propagates, the unwanted signal can be added, and thus transmitted signal and signal received by the receiver will be different, है ना। अगर अनवांटेड सिग्नल आ जाएगा बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स कर, जैसे आप कभी कभी फोन पे बात करते हो, कभी कभी आप देखोगे किसी और की आवाज आने लगती है, तो ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज अनवांटेड सिग्नल ऐड हो गया। और रिसीवर के एंड पर वो जो आप रिसीव कर रहे हो, तो वो जो है आपको दूसरे की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो ऐसे चीजें होती है। दिस डिफरेंस इज विल बी ड्यू टू द करप्शन इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब करप्शन मतलब खराबी। द अनवांटेड इम्परफेक्शन इज कॉल्ड नॉइज, है ना। कुछ भी अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वहां पे आपको कुछ भी हिंड्रेंस आ रहा है, कुछ भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो उस क्लैरिटी को, जो क्लैरिटी नहीं करने दे रहा, उसको क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो नॉइस क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस है, वेदर इन एनी फॉर्म, वेदर आपके पास एम्पलीट्यूड हाई है या आपकी फ्रीक्वेंसी लो है या वॉइस क्लैरिटी नहीं है, वॉट एवर इट इज, एनी डिस्टरबेंस दैट इज कॉजिंग इंटरप्शन इन योर कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड नॉइज, ठीक है। तो एक बार बेसिक बेसिक जान लेते हैं क्या इसका फ्लो चार्ट है। पहले तो इंफॉर्मेशन सोर्स है, आप ये हैं, ठीक है, आप ये हैं, और उसके बाद, ठीक है, आप ये हैं, और इसके बाद जो है आपने ट्रांसमीटर किया, आपने इसको ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट करने पर ट्रांसमिटेड सिग्नल आया, कम्युनिकेशन चैनल आया, और यहीं से नॉइज ऐड हुआ, ठीक। नॉइज ऐड होने के बाद आपने रिसीवर किया, रिसीव सिग्नल किया, रिसीवर किया, और उसका इंफॉर्मेशन का फिर हमने यूज किया। तो ये सारी चीजें एक फ्लो चार्ट मेंटेन करती, ठीक। अब आते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट सम फिजिकल वेरिएबल सच एज प्रेशर इनटू अ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब कुछ भी है तो इसको, कोई भी वाइब्रेशंस है तो उसको जो है, आपको माइक क्या है, क्या किया माइक, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रेशर है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, ठीक। उसके बाद
informations converted in electrical form and suitable for transmission. Signals can be either analog or digital, right? Signals can be analog or digital. Analog signals are continuous variations of voltage or current travel as a sine wave. ये analog signals की परिभाषा है. Continuous amplification is needed that amplifies the noise. Amplification मतलब एक समय के बाद, सपोज ये आपकी लाइन है, यहाँ जा रही, या आपने यहाँ से भेजा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर एक समय बाद जो है ये धीमा हो जाएगा, ठीक है? तो उसको एम्पलीफाई, यहाँ पर अगर एम्पलीफाई जोड़ दोगे तो फिर से उसी वेग से जाएगा, है ना? तो एम्पलीफाई होके जाएगा, तो ऐसे लंबी दूरी तक हम लोग उसको ऐसे ही पहुंचाते हैं. Continuous amplification is needed so that it amplifies the noise. Digital signals are those signals which can take only discrete stepwise value. क्योंकि अगर डिजिटल है तो केवल यहाँ बाइनरी सिस्टम फॉलो होगा, 0 और 1 का. डोंट फॉलो दैट, ठीक है? एनालॉग सिग्नल में हम लोग वोल्टेज और करंट का यूज करते हैं, एंड दे ट्रेवल एज साइन वेव. एंड डिजिटल सिग्नल्स में हम लोग केवल डिस्क्रीट और स्टेप वाइज वैल्यूज का यूज करते हैं, 0 और 1. वी कॉल इट बाइनरी सिस्टम, राइट? तो ये सारा है बॉक्स में, आप पढ़ लीजिए, कंप्यूटर यूज बाइनरी सिस्टम्स, ठीक है? तो ये सारा ऐसे ही है. द बेसिक रीजन फॉर यूजिंग द डेसिमल सिस्टम इज हैविंग 10 फेयर. और इसको कौन मेंटेन करता है? दिस कोडिंग स्कीम यूज फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो ये संस्था जो है ये जो है कोडिंग स्कीम्स बनाती है, ठीक है? यही प्रिंसिपल मल्टीमीडिया सिग्नल्स में यूज होता है. और small pixels are arranged and displayed to create images, and images arranged and displays to create videos. ठीक है? तो आपको पता है कि बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात है. उसी तरह से एक इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, है ना? कैसे कैसे करता है, एक इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, उस पिक्सल से इमेज बनती है, और बहुत सारे इमेज एक साथ बनकर क्या है, पिक्चर बनाते हैं, एक मूवी बनाते हैं. आपने देखा होगा कि पहले जो पिक्चर्स बनते थे उसमें इमेज बहुत सारे बनते थे. एक आदमी यहाँ है उस पिक्चर में, फिर पिछला आदमी यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसको इतने जगह घुमाए जा रहा है, इतनी तेज तेज, कि वो जो है लग रहा है कि मूवी चल रही है, बट ऐसे में वो पेज घूम रहा होता है, वो इमेज घूम रही होती है. वही वाली बात है. नॉइज क्या है? अभी मैंने बताया आपको, द अनवांटेड सिग्नल टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज इन द सिग्नल ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. एम्पलीफिकेशन क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड हेंस द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल. अटेन्युएशन क्या है? तो लॉस. देखिए कि जब यहाँ से आपने कुछ भी बोला तो अभी ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद से धीरे कम हो गया, तो ये जो लॉस का क्रम हुआ, ये जो लॉस का क्रम हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? अटेन्युएशन बोलेंगे, ठीक है? बैंडविड्थ क्या होती है? इट रिफर टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्युपाइड, है ना? हर एक का एक स्पेक्ट्रम होता है, एक रेंज होता है, ऐसे एक रेंज होगा. ये बैंडविड्थ हो गई, मान लीजिए ये बैंडविड्थ होगा, और इसी के थ्रू आपको फ्लो करना है, आप इसमें नहीं जा पाएंगे, ठीक है? तो अभी आपने एक घोटाला भी सुना होगा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, अभी आपने कुछ पहले सुना होगा. तो इसी बैंडविड्थ को ही लेकर घोटाला हुआ था, कि कंपनी ने इतना ज्यादा, देखिए जितना ज्यादा किसी कंपनी को बैंडविड्थ मिलेगा उतना ही ज्यादा वो संचार कर पाएगा, उतना ही ज्यादा अच्छे से संचार कर पाएगा. तो जब तक संचार करने के लिए आप उसको अनुमति नहीं देंगे, तो वो कैसे संचार करेगा और कैसे अपना वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है? तो वही चीज है यहाँ पर. द मैसेज सिग्नल कैन बी वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ठीक है? ईच ऑफ द सिग्नल आर डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल, जूम कॉल्स, लाइव क्लासेस विल नीड अ बेटर बैंडविड्थ देन ऑडियो कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज. इसीलिए वोल्टी है, जो आजकल 5G LTE है ना, वोल्टी है. तो ये क्या होता है? वॉइस ओवर LTE, LTE है ना? तो ऐसे करके द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो डिफरेंट बैंडविड्थ, ठीक है? कोएक्सियल केबल हम लोग पहले यूज, कोएक्सियल मतलब दो केबल ऐसे ऐसे जो जाती थी, ऐसे करके दो केबल आ रहे, ठीक है? उसको आप कोएक्सियल हो जाता था. तो लैंडलाइन फोन्स कैन नॉट सपोर्ट द बैंडविड्थ नीडेड फॉर वीडियो कॉल्स, ठीक? तो ये सारी बात रही कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर. आप सबको ये सब चीजें बेसिक बेसिक पता होगा. नो नीड टू इसमें थेसिस करने की, PhD करने की कोई जरूरत नहीं है. तब आगे बढ़ते हैं दूसरे उसके और, क्या है वो हमारा, कि ऑप्टिकल फाइबर. सो बात करते हैं वॉइस ओवर, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की ओर. ऑप्टिकल फाइबर्स एक नए युग का एक कम्युनिकेशन मीडियम स्थापित कर रहा है आज के समय में. जो भी आप 5G वगैरह ये सब डेटा यूज कर पाते हो, हाई स्पीड डेटा जो आप एक्सेस कर पा रहे हो आज के समय में, इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ राइट नाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. तो ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ एंड इंश्योर द सिग्नल ट्रांसमिशन हैपेंस विदाउट लॉसेस, ठीक है?
सीन्स इसमें जो प्रिंसिपल रहता है वो कौन सा प्रिंसिपल रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक। और इसमें क्या है कि लाइट की स्पीड से चीजें जाती हैं, लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है, एंड फिर उसको जो है एक्सेस किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो है हाई बैंडविड्थ, केवल आपको इतना पता करना है कि हाई बैंडविड्थ होता है और इंश्योर सिग्नल ट्रांसमिशन हैपन विदाउट लॉसेस। ठीक है। तो उसके बाद अब आते हैं एक मिराज क्या होता है। ये सब सारी चीजें ये जरूरी नहीं है। तो मॉड्यूलेशन में हम लोग आते हैं कि मॉड्यूलेशन में क्या है कि the original low frequency message signal is superimposed on a high low frequency message है, उसको सुपर इम्पोज कर दिया किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी, सो दैट विच एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर इंफॉर्मेशन। मतलब समझे आपको। आप आप चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं आप चल रहे हैं घोड़े के ऊपर। ठीक है। ये आप घोड़े के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, आप किसी घोड़े के ऊपर ऐसे चल रहे हैं एंड घोड़ा ऐसे चल रहा है, ये आप बैठे हो उस पे। ठीक है, घोड़े के चार पैर है, प्लीज डोंट माइंड। एंड अब आप चल रहे हो, अब आपको तेज चलना है। आप क्या करोगे, आप ट्रेन के ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, ट्रेन के ऊपर बैठ जाओ, तो ट्रेन के ऊपर क्या होगा, यही है मॉड्यूलेशन। ठीक है। ये है लो फ्रीक्वेंसी मैसेज, ये है लो फ्रीक्वेंसी मैसेज, और ये है हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज। इसको इसके साथ सुपर इम्पोज कर दिया, तो ट्रेन अब क्या बन गया, ये आपका करियर बन गया, आपका कैरियर विच एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ द इंफॉर्मेशन। दिस इज को कहते हैं मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉड्यूलेशन बहुत तरह, सेवरल टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाई कर देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर देते हैं, एक फेज मॉड्यूलेशन होता है। तो लेट्स थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या कहता है, मैसेज सिग्नल्स कैन ट्रेवल टू मोर डिस्टेंस बट विल हैव मोर नॉइज। ये याद रखने वाली बातें हैं कि कैन ट्रेवल टू मोर डिस्टेंस है, उसमें इसका एम्पलीट्यूड इतना हाई कर दिया गया कि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाया, बट उसके पास नॉइज ज्यादा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी, दिस मैसेज सिग्नल विद हैव लेस नॉइज बट सिग्नल कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार। तो आपको क्या है कि यहाँ पे आप जो है मैसेज सिग्नल आप ज्यादा लंबे दूरी तक कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें नॉइज ज्यादा हो गया, नॉइज ज्यादा हो गया। यहाँ पर नॉइज कम है, लेकिन दूरी, डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया और नॉइज भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लेस नॉइज है, नॉइज लेस है, नॉइज की वैल्यू कम है और डिस्टेंस भी कम है। तो आपको ऐसा सिस्टम स्थापित करना होगा कि डिस्टेंस भी ज्यादा जा सके और नॉइज भी हमारे पास कम रह सके। ठीक। फेज मॉड्यूलेशन क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव इज टर्म्ड एज डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन तो क्या कहते हैं, डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं, रिट्रीवल। आपने जो भी भेजा, अगर आपने इंफॉर्मेशन को अब आपने अपने घोड़ा उतार लिया जो आपको चाहिए था, या आपको जहां जाना था घोड़े से आप वहां पे आ गए, दैट इज कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन, फॉर एग्जांपल। ठीक। स्पेक्ट्रम ऑप्शंस आपको पता होंगे कि अभी मैंने आपको बताया टोरियो स्पेक्ट्रम घोटाला। एक बार मेरे इस वीडियो के जाने के बाद आप लोग जो है क्या नाम है, एक 2G स्पेक्ट्रम का वीडियो देख लीजिएगा घोटाले का, तो आपको वहां से पता चल जाएगा, उसी ऑप्शन में ये सारी हुआ था। तो ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंसीडर रेडियो वेव्स एज सोवरेन राइट्स। समझ में आ गया, संप्रभुता का राइट है ये। एक रेडियो वेव एक सब, मतलब इसमें सब किसी का अधिकार है। ठीक। हेंस दे अलाउ ऑल टेलीकॉम कंपनीज टू यूज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक। गवर्नमेंट्स ऑफन गो फॉर एन ऑप्शन एंड द बेस्ट विजर इज एलोकेटेड अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबको नहीं हिस्सा है भाई, जो पैसा देगा ज्यादा, क्योंकि सरकार को भी देश चलाना है, सब चीज चलाना है, तो कैसे करेगा, तो इसीलिए उसको ऑक्शन करती है। क्योंकि सभी को चाहिए, कल को मैं एक कंपनी खोल दूंगा, बोलूंगा मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलेगा ना, यू हैव टू फाइट फॉर इट। दो रेडियो वेव्स कैन बी जनरेटेड एंड प्रोपोगेटेड एंड दे कैन नॉट बी डन आर्बिट्रेरली, दीज ऑक्शन मैकेनिज्म आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। 2020 में नोबेल प्राइज वेंट पॉल मेलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन फॉर देयर वर्क ऑन ऑक्शन थ्योरी एंड न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स, वॉट एवर दिस इज नॉट ऑफ योर पर्पज। द पर्पज इज हियर टू जनरेट, is not to generate more and more revenue but to the effective operation of telecom industry and eventually public welfare। समझ में आई बात। रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मोटिव विल शूट अप द फाइनल चार्जेस विच विल बी इवेंचुअली पेड बाय द कस्टमर्स ओनली। तो ये किस पे वहन कर रहा है, ये सारी चार्जेस हम ही लोग के ऊपर आता है। ठीक है, कि अगर अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो प्राइवेट कंपनी हम ही से तो लेगी। अभी जब रिचार्ज हुआ था,
अभी 349 का रिचार्ज हो गया फॉर 1 मंथ। उससे पहले कितना था, शायद 289 का था। तो व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन ओनली। स्पेक्ट्रम प्राइसेस आर अमंग द हाईएस्ट इन इंडिया, काफी ज्यादा प्राइस है यहाँ पे। टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेट ऑन लो मार्जिन एंड देयर प्रॉफिट इज मेनली ड्यू टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट, जैसे कि जियो है। तो इसने क्या किया कि नंबर ऑफ प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन कर दिया, और एयरटेल का थोड़ा सा हाईयर बिट पे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है। तो जियो ने कुछ ऐसी मार्केटिंग पॉलिसी, कब 2016 से उसमें जियो वाला जब आया था, जो फ्री कंपनी 1.5 साल तक लोगों को फ्री दिया, तो उसमें एक एक फोन में अपने सिम को इंसर्ट करवा दिया, ताकि उसके कस्टमर्स भी ज्यादा बढ़ गया। जब कस्टमर ज्यादा बढ़ा तो मार्जिन जो है बढ़ा, महंगाई का वो कम है ना। जो मार्जिन महंगाई का वही एयरटेल का ज्यादा है, तो एयरटेल को लोग कम प्रेफर करते हैं। ठीक। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर ऑफ एलोकेशन वाज आर्बिट्रेरी एंड अनफेयर। ये एलोकेशन स्कीम है, ठीक है, मतलब ये उसके बारे में है, आपको इतना उसको जानने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक जानकारी है कि एम्पलीफिकेशन एंड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो एम्पलीफिकेशन यूजेस ओनली वन फ्रीक्वेंसी हुज एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, मतलब उसका एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा जिसका ये एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ रहेगा। बट मॉड्यूलेशन वी सुपर इम्पोज मैसेज सिग्नल ओवर अ कैरियर सिग्नल विच इज देन प्रोपागेटेड। तो ऐसे करके ये मॉड्यूलेशन में काम होता है। तो कुछ बेसिक जानकारी, आजकल 5G की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 4G 5G के बीच में क्या है, देखिए स्पीड कितना है इसका। यहाँ पे 50 से 100 Mbps है, और यहाँ पे 300 से 400, बहुत ज्यादा स्पीड है। पीक डेटा रेट कितना है, सबसे ज्यादा पीक डेटा रेट कितना दे सकता है, अभी 1 GB पर सेकेंड, और यहाँ पे 20 GB पर सेकेंड। लेटेंसी कितनी है इसकी, रुकावट कितनी हो सकती है, 10 मिली सेकेंड की, और यहाँ पे 1 मिली सेकेंड की। ठीक। कनेक्शन डेंसिटी कितना है इसका, कितनी डेंसिटी एक बार में ले सकता है, तो 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, है ना। 10, हाँ, 1 लाख, और यहाँ पे 1 मिलियन, ठीक है। स्पेक्ट्रम मेड अवेलेबल बाय 3 GHz से लेकर, और यहाँ पे 30 GHz। सो इट्स काइंड ऑफ कॉस्टली, बट यस, अभी बात हुई कि कस्टमर अगर ज्यादा रहेंगे तो आपका जो महंगाई का मार्जिन रहेगा वो कम रहेगा। लेटेंसी क्या होता है, इट रेफर लेटेंसी मतलब लैगिंग, इन शॉर्ट, लैगिंग, राइट। It refers to the time which is taken by the network to respond our request. For 4G, the average latency is 50 से 100 मिलीसेकंड and 10 milliseconds in the best circumstances. 5G seeks to provide an average 1 millisecond latency। अभी हमने इस टेबल में बात की, ठीक है। तो 5G characteristics क्या है, इट इज अ नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी विच प्रोमिसेस हाई डेटा रेट। हाई डेटा रेट देता ही है। और अभी आप देखते होंगे कि 5G फोन में है, प्ले स्टोर में मैं कुछ भी डाउनलोड करता हूँ वो आधे में ही डाउनलोड हो जाता है, पूरे में ही डाउनलोड हो जाता है। ठीक है। तो 5G हाई डेटा रेट ट्रांसफर कर रहा है, अल्ट्रा लो लेटेंसी है, सीमलेस कवरेज है, हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन है। इट इज नॉट अ सिग्नल टेक्नोलॉजी बट अमेलगमेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज विच इज मेकिंग 5G पॉसिबल। तो फॉलोइंग आर द सम मेजर इनोवेशंस इन 5G। तो कौन कौन से इनोवेशंस हुए हैं, ये आ सकता है आपके पेपर में। मिलीमीटर वेव्स क्या होते हैं, मिलीमीटर स्पेक्ट्रम इज बिटवीन 30 से 300 GHz। दे गिव अ लोअर वेवलेंथ, hence higher frequencies 5G is being explored on 3 bands: low bands, mid band, high band। इतना ही केवल आपको याद रखना है। स्मॉल सेल स्टेशन स्थापित किए गए हैं यहाँ पर, जिसमें कि स्मॉल सेल्स मेक यूज ऑफ लो पावर शॉर्ट रेंज वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम दैट कवर स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल है ना, डिवाइड एंड रूल करके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि जो है फास्ट डेटा रेट ट्रांसफर हो सके। ठीक है। और उसके बाद मच स्मॉलर साइज देन इस मोबाइल टावर्स वी कैन सी नाउ। ठीक। कन्वेंशनल मोबाइल नेटवर्क्स में क्या होता था कि मोबाइल नेटवर्क्स आर डिवाइडेड इनटू रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड अ कोर नेटवर्क। द कोर नेटवर्क विल हैव डेटा ऑफ ऑल मोबाइल यूजर्स ऑफ नॉट ओनली that specific company but all companies public switch telecom network. The core network also connect the phone to the internet। ठीक। connects phone to the internet। The RAN radio access network ensure connection of individual to the nearest mobile network। ऐसे ही करके काम होता है, इतना आपको याद नहीं करना है। हेक्सागन लेआउट पे काम होता है। क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर सेल में डिवाइड किया जाता है, ये ना एक ऐसे सेल बना होता है, जैसे कि आप भी अगर हो ना, तो उसका जो पूरा एरिया है उसको पूरे सेल में डिवाइड किया जाता है। पूरा एरिया जो है सेल में डिवाइड किया जाता है। ठीक। ऐसे करके काम होता है। तो ये सारी बातें हो रही हैं अभी 5G के ऊपर, है ना। तो अभी हम लोग उसके बाद अभी हम बात करेंगे अब
किसके बारे में? लॉन्ग टाइम एलटीई के बारे में। तो ये क्या है, 4G LTE में आया था। आप देखते होंगे कि 4G में LTE में ये आया था कि इसमें क्या होता है, इट स्टैंड फॉर 4G कम्युनिकेशन, इट वाज नॉट एबल टू पैकेज वॉइस डेटा एंड इंटरनेट टुगेदर। समझ में आया आपको? 5G में क्या होता था कि वॉइस और डेटा टुगेदर एक साथ लय में जा सकता था, बट इसमें क्या होता था कि एक के ऊपर एक जाता है, ठीक है। तो व्हाइल वॉइस आर गोइंग ऑन, इंटरनेट कुड बी ओनली यूज्ड ओवर ओल्डर 2G नेटवर्क विच इज वाज स्लो। आप देखते होंगे, अगर आपका फोन वोल्टी नहीं है, ठीक है, आप वोल्टी नहीं है, तो आप बात करते करते कॉल करते करते फोन पर आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, अगर आपका फोन वोल्टी नहीं है। तो अगर आपका फोन वोल्टी है, तो आप अ, तो आप देखोगे, अगर आपके पास 5G फोन है, 5G फोन है, मान लो 5G फोन है, जैसे कि ये मेरा फोन है, इसमें क्या होता है कि अभी आपको ये देखिए कि यहाँ पे 5G का सिंबल दिख रहा है। अब जैसे ही मैं अगर कॉल करने बैठा, तो यहाँ 5G की जगह LTE आ जाएगा। अब मुझे कुछ भी सर्च करना होगा, तो मैं कन्वेंशनल जो 2G इंटरनेट स्पीड है उससे मैं सर्च करूंगा। समझे इसका लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एक हाईटेक टर्म दे दिया गया। तो यही है वोल्टी। अब आपको शायद समझ में आ गया कि व्हाट इज वोल्टी। ठीक। बीम फॉर्मिंग क्या होता है? इट फोकसेस ऑन वायरलेस सिग्नल्स इज इन अ चूजन डायरेक्शन टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक रिसीविंग डिवाइस। दिस रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड सिग्नल क्वालिटी एंड लेस इंटरफेरेंस बिटवीन सिग्नल। मतलब ये ज्यादा ना डिफेंस वगैरह सेक्टर्स में यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसकी बात बताऊंगा कि अभी एक इसमें रिसर्च भी चल रहा है कि अभी पता नहीं अमेरिका वगैरह यूएस में मिलिट्री उसमें जो है रिसर्च हो रहा है कि साउंड, जैसे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो ये मेरी आवाज जो है पूरे कमरे में जा रही है, लेकिन उन्होंने इसी प्रिंसिपल को फॉर्म करके उन्होंने एक ऐसा टेक्निक बनाया है, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ओनली, कि वो जो है मेरी वॉइस केवल एक ही दिशा में वो ले जा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये टैक्टिकल मिशन में काफी काम आने वाला है। हालांकि ये बहुत हाई लेवल की बातें हो गई, बट यस, ये सारी चीजें हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि साइंस एंड टेक जो है काफी वाइड और वर्सटाइल सब्जेक्ट है, और इसमें हर चीज आप इसमें पढ़ नहीं सकते। आप केवल बेसिक अनुमान है, 5 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, इट्स बोन फॉर यू। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। सो अब हम लोग जो बात कर रहे थे बीम फॉर्मिंग अरे की, तो वो तो ठीक है, एक मिसलेनियस टॉपिक रहा। उसी तरह से एक मिसलेनियस टॉपिक से जो आपको जानना चाहिए वो है नेटवर्क स्लाइसिंग, कि इट enables dividing a single network connection into multiple distinct virtual connections। एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन से उसको मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट नेचुरल वर्चुअल कनेक्शंस के लिए यूज करना, दैट प्रोवाइड अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो नेटवर्क स्लाइसिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग द सेम इक्वल टाइमिंग्स टू ऑल लेन्स, वी कैन लोकल टाइम्स एज पर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड ऑन द लेन्स। ये बेसिक सी बातें हैं, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। अगर आपसे डेफिनेशन रटा तो ठीक है, नहीं रटा तो भी ठीक है। केवल आपको ये जानना है कि सिंगल नेटवर्क कनेक्शन, आपके एग्जाम में क्या होता है, अगर नेटवर्क स्लाइसिंग टर्म से कोई भी क्वेश्चन आया, तो वहां से केवल यही आएगा कि देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे पहले रखा है, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आप मेरे ऊपर रिलाई करो, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो सारी चीजें जो नीचे की चीजें वो ज्ञान की चीजें, मल्टीपल डिस्टिंक्ट वर्चुअल कनेक्शंस। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। सो दिस इज ऑल, ये सारी यूवी इशू नहीं जानना है। तो एक और जरूरी चीज है जो आजकल टावर्स वगैरह में होता है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो क्या होता है ये? इट इज द रेडिएशन that has enough energy to cause electrons to leave the atom and hence ionizing them, can be done by gamma rays, X rays. This is why they are not used in communication। अभी मैं आपको बताता हूँ। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है? इट इज अ रेडिएशन दैट कैन नॉट कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द एटम। रेडियो वेव्स आर नॉन आयोनाइजिंग, दो दे कैन नॉट कॉज आयोनाइजेशन, दे अफेक्ट सेल्स इन सम मैनर। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, कभी आप टावर को आप गौर से देखे हैं? जैसे कि आप ये टावर मान लीजिए, ये ट्रस का अरेंजमेंट होता है, ट्रस का अरेंजमेंट होता है, तो आपको यहाँ एक बोर्ड बोर्ड मिलेगा, इसमें लिखा रहता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब जो एटम्स को छेड़कर, जो मॉलिक्यूल्स के जो भी आसपास जो विसिनिटी या फिर जो भी है जहां से भी रेडिएशन जाता है,
वहां पर वो जो है इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के साथ छेड़खानी नहीं होने देता। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऐसा एनर्जाइज नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो वो कैंसरस हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो कैंसरस हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब वो क्या करता है ना कि हवा के पर्यावरण में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है भाई? क्योंकि उसको इतना चार्ज कर देता है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम को ही लीव आउट कर देते हैं और हेंस आयनाइज कर देते हैं, और उसके बाद जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। और ये कैसे संभव है? बिकॉज ऑफ गामा रेज एंड एक्स रेज। तो इसीलिए जो गामा रेज और एक्सरे होती हैं ये कार्सिनोजेनिक हो जाती हैं। ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर कम्युनिकेशन, बट कभी कभी ऐसा होता है अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर चीजों को ले जाते हो तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो ये सब बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं कभी कभी। ठीक है। वो आयोनाइजिंग रेडिएशन ट्रांसफर करने लगते हैं बिकॉज गामा रेज में जैसे पेनिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो है पेनिट्रेटिंग पावर उनकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। एंड दे बिकम कार्सिनोजेनिक। इसीलिए अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि जो टावर्स वगैरह है जो हम लोग, ठीक है चलो यहाँ पे रेडियो वेव्स आर नॉन आयोनाइजिंग। एक केस मैं आपको बताता हूँ फॉर एन इंस्टेंस कि देखिए कितना घातक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। कि एक बार क्या हुआ मुंबई के एक फ्लैट अपार्टमेंट में, क्या हुआ कि एक ग्रैंड मदर थी। ठीक है। एक फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रैंड मदर थी। तो वहां पर क्या हुआ कि उसको कैंसर का सिम्टम आया। ठीक है। कैंसर का सिम्टम आया एंड ठीक है, उसको कैंसर का सिम्टम आया और उसके कैंसर का उसका इलाज चलने लगा। 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि उसी घर से एक और मरीज आए आए कैंसर के। ठीक है। उसी घर के एक और मरीज आए। ठीक। एंड उसके बाद 3-4 महीने बाद, क्योंकि हिस्ट्री सारी खंगाली जाती है मुंबई में, वहां पे टाटा वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो एक हिस्ट्री खंगाली गई कि वहां से आने वाले 1 साल के अंदर 6 कैंसर के मरीज बन गए। आप समझ रहे हैं? उसी फ्लैट से, उसी अपार्टमेंट से 6 कैंसर के मरीज आ गए। तो इट बिकेम वेरी कंसर्निंग कि अचानक से एक ही घर से, एक ही लोकेशन से 6 कैंसर के मरीज आना। ठीक है। तो ये इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कॉमन थिंग। तो डॉक्टरों की टीम गई वहां पे, तो उनको पता चला कि जैसे ही वो गेट खोलते और बालकनी खोलते तो उनके बालकनी के सामने जो है टावर लगे रहते थे। टावर लगे रहते थे। तो डॉक्टर ने एक टर्मिनोलॉजी किया था कि दे आर बाथिंग इन अ पूल ऑफ रेडिएशन। ठीक है। मतलब वो रेडिएशन के समुद्र में वो लोग नहा रहे हैं, तो क्यों ना हो कैंसर भाई। ठीक है। तो वहां भी तो ये रेडियो वेव भी था, लेकिन ये आयोनाइज कर देता है चीजों को। ठीक है। आयोनाइज कर देता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर देता है। रेडिएशन तो है ही, बिल्कुल हार्म करता है। और यही देखिए कैन अफेक्ट सेल इन सम मैनर। तो ये सारी चीजें, तो वही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रेजेंस इन द विसिनिटी ऑफ मोबाइल टावर कैन बी हार्मफुल। तो देखिए इतना ज्यादा है। आपको बता दूं कि WHO बोलता है 9 मिनट तक अगर आप किसी से फोन कॉल पर ऐसे बात करते हैं, 9 मिनट तक ऐसे आप बात कर रहे हैं, ऐसे आप बात कर रहे हैं 9 मिनट तक, 9 मिनट्स, 9 मिनट्स आई एम टेलिंग यू, 9 मिनट तक अगर आप किसी से फोन कॉल पर ऐसे बात कर रहे हैं, आप अपना चेहरा माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसके अंदर, जिसमें पिज्जा वगैरह बनता है, उसके अंदर आप 2 सेकंड के लिए अपना चेहरा रखिए 200 डिग्री सेल्सियस, इज इक्विवेलेंट टू 9 मिनट तक फोन में बात करने के लायक। तो ये इतना ज्यादा ये रेडिएशन एमिट करता है। सोचिए, समझ में आ रहा है आपको? रेडिएशन हर चीज एमिट करती है, वॉशिंग मशीन भी एमिट करती है, मोबाइल फोन से एमिट करते हैं, ये टैबलेट, ये लैपटॉप जो भी है मेरे पास, सब चीज एमिट करते हैं। बट किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है रेडिएशन एमिट करने की? तो फोन्स वगैरह की, इन सब की इंटेंसिटी, क्योंकि हमारे दिन भर पास रहते हैं इसीलिए फोन्स वगैरह सर के पास नहीं रहना चाहिए। और इसमें एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू होता है। आप देखते होंगे कि फोन की, जब आप नया नया फोन लाओगे तो यहाँ पे पीछे ऐसे चिपका रहता था ऐसे आर, क्या होता है वो? स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट 0.16 वॉट पर केजी ऐसे करके होता है। अगर ये 0.16 वॉट पर केजी से ज्यादा होता है तो वो फोन का रेडिएशन हमारे दिमाग को ऑब्जॉर्व कर सकता है।
तो इसीलिए स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट 0 पॉइंट, जो भी फोन बनते हैं एक स्टैंडर्डाइजेशन के साथ बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि 0.16 वॉट पर केजी से जो भी इसका एब्जॉर्प्शन रेट है उससे कम ही रहता है। उससे ज्यादा हुआ तो हमारे लिए घातक है, ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है, एंड ऑफ कोर्स कार्सिनोजेनिक होता है, ट्यूमर पैदा कर देता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, अल्टर कर देता है सेल्स को। सो दीज आर ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी बात हुई। अब आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर। हम हर समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स से घर ही पड़े हैं आजकल। वेदर यू टॉक अबाउट स्मार्ट लाइट, है ना, स्मार्ट लाइट, ये वो स्मार्ट फैन, जो भी आपको पता है ना, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। तो क्या है ये? रिफर टू द कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड टेक डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप एक जाते हो तुरंत लाइट जल जाती है, आप आजकल फोन से एसी कंट्रोल कर सकते हो, वाईफाई कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मतलब दीज आर ऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट से संबंधित चीजों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कह दिया गया, काफी आसान भाषा में आप लोग जानते हैं। Then this network facilitate communication between devices and the cloud as well as devices themselves। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो उसके बाद, तो ये सारी चीजें। अच्छा, चैलेंजेस ऑफ 5G रोल आउट क्या है? कि मोबाइल टावर्स इन इंडिया आर नॉट कनेक्टेड बाय ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, in fact 1/3 of the connected by optical, only 1/3। अभी भी हमारे देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो संचार है वो हर जगह नहीं फैला हुआ है। मेरा जो प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में मैं अभी एक इंजीनियर, मैं एक काम कर रहा हूँ, तो वहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर विदेशी क्लाइंट के लिए। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, बट यस, वहां पे पूरा कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर हो रहा है, और हमारी देश में इस पर कार्य चल रहा है। सम frequencies may have been located for satellite connection, but there may be difficulty in availing them। There is a huge digital divide, मतलब डिजिटल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। आप अभी भी गांव में जाओगे तो आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चलता। ठीक है, सिंस 5G इज अ सॉफ्टवेयर डिपेंड, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन साइबर सिक्योरिटी। इंडिया लैक्स द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर 5G। ऑब्वियस सी बात है। ऑप्टिकल फाइबर पेनिट्रेशन इज वेरी लेस इन इंडिया। अगेन वी आर सीइंग दैट 1/3 इज ओनली हैपनिंग दैट। ठीक है, तो द कंप्लीटली 5G सप्लाई चेन इज हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी, एंड इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट इज मोर देन 90% इंपोर्ट ड्रिवन, तो इसीलिए ये कुछ महंगा है। Compatibility and operability with the older hardware, because of the eventual plan is to make 5G a standalone system। ठीक है, आपके पास जो भी स्टैंडअलोन सिस्टम है, जो भी सारा डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फोन है, आजकल मेजोरिटी 4G है, उससे भी कम। तो ये सारी समस्या है। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ मोर देन 90% ऑफ द 5G सप्लाई चेन। ठीक है, ताइवान से आता है, युवाबे से आता है, तो ये सारी चीजें। ऑल मेजर 5G वेंडर्स कौन कौन से हैं? एनवीडिया है, सैमसंग है, क्वालकॉम है ना। तो ये सारी चीजें, फोन, मोबाइल फोन्स कहाँ से आते हैं? सब तो इंडिया से बाहर ही बनता है। तो ये सारी कंसर्निंग बातें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही कि एयरलाइंस 5G कंसर्न्स है ना, क्या क्या चीजें हैं एयरलाइंस कंसर्न क्या है, स्पेशली यूजिंग एयरलाइन 5G कंसर्न, दे हैव बीन कंसर्न स्पेशली इन द यूएसए रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ 5G waves with the radio waves used for airline operations। the frequency bands of both coincides, है ना, पहले ही बात कर चुकी कि कैसे coincide होगा तो क्या होगा। Various aviation bodies have warned that potential interference could affect sensitive airplane instruments such as altimeter, significantly hamper lower visibility operations। Altimeter क्या होता है? जो altitude को बताते हैं। An expert committee was formed in the USA looking into the matter। As of now, despite being in the same range, the allocation of frequency band is different, and no such issue is expected। So this is all। So this is what have we learned today। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कुछ आगे बात करेंगे इन सब सारी चीज़ों पर। अभी आज हमारा जो सिस्टम रहा, आज हमारा जो लेक्चर रहा, वो जो है 5G कम्युनिकेशंस के ऊपर था और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर था। एंड इसके बारे में हम लोग कुछ अभी फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने जानी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग रेडियो वेव से। तो रेडियो वेव हमने जाना कि रेडियो वेव क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेन कौन कौन से, इसको मैं क्या इसमें से योग्य इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो रेडियो वेव्स क्या होता है? आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय ट्रांसमीटर्स एंड रिसीव्ड बाय रिसीवर्स यूजिंग एंटीनास टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, है ना। तो इनको कौन कौन इनको कंट्रोल करता है? तो इंटरनेशनल टेलीकॉम रेगुलेशन, कि किसको कितना फ्रीक्वेंसी, किसकी कितनी किसका कितना कौन से जोन में बैंडविड्थ में इसको जिसको मिलना चाहिए।
ठीक, हाईयर फ्रीक्वेंसी आप सैटेलाइट कनेक्शन में हाईयर फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, लेकिन एक्सेस टू वाइडर बैंडविड्थ होता है। ठीक, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ट्रांसमीटर होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, रिसीवर होता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसड्यूसर, सिग्नल। ठीक, ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि एन इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट सम फिजिकल वेरिएबल सच एज प्रेशर इनटू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिग्नल क्या होते हैं? तो सिग्नल दो तरह के होते हैं, कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल दो तरह के होते हैं, एनालॉग होते हैं, डिजिटल होते हैं। डिजिटल में हमारे पास बाइनरी सिस्टम पे हम लोग करते हैं। एनालॉग में हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट होता है, ट्रेवल है साइन वेव, राइट। उसके बाद जो है मोस्ट पॉपुलर इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। कौन कंट्रोल करता है बाइनरी डिजिटल सिस्टम को? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी आने की संभावना ज्यादा है। नॉइज क्या होता है? तो नॉइज एक तरह का ट्रांसमिशन, एक तरह का डिस्टरबेंस होता है, अनवांटेड सिग्नल होता है। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ाने की प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। अटेन्युएशन क्या होता है कि लॉस जब प्रोपोगेट करते हैं तो अटेन्युएशन जो लॉस हुआ उसको बोलते हैं अटेन्युएशन। बैंडविड्थ क्या होता है कि इट रिफर टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि एक सड़क है, सड़क, आप समझे, एक सड़क है, ठीक, दो सड़क है, ये दो लेन है, इधर से जा सकते हैं, इधर से आ सकते हैं। आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप यहां से इसी तक में आप जाएं, आप इस वाले लेन में ना आए, तो यही है बैंडविड्थ। ठीक, फॉर एग्जांपल जूम कॉल है ना, ऑप्टिकल फाइबर ग्लास क्या होता है? इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करता है, दे प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ। ओके, दे प्रोवाइड हाई बैंडविड्थ होता है, सिग्नल ट्रांसफर कैन हैपन विदाउट लॉसेस, बिकॉज इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, और लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सुपर इम्पोज कर सकते हैं, कर देते हैं, और उसके बाद एक्ट्स द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेवरल टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। जब हम लोग डिमॉड्यूलेशन करते हैं तो क्या होता है? रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव इज टर्म्ड एज डिमॉड्यूलेशन। स्पेक्ट्रम ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी बातें हुई हैं आपको कि कैसे करते हैं स्पेक्ट्रम ऑप्शन। ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। अगर रेवेन्यू ड्रिवन ओरिएंटेड होगा तो जनता के ऊपर लोड बढ़ेगा, जनता के ऊपर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या होता है? ये होती है, सारी बातें नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन मॉड्यूलेशन 4G और 5G के बीच में आना कि 5 से इसका 50-100 है, तो इसका 300 से 400 है। इसका पीक डेटा रेट कितना है? पीक डेटा रेट है 1 Gbps और उसका है 20 Gbps। लेटेंसी कितने है? 10 मिली सेकेंड और उसका है 1 मिली सेकेंड। उसका है कनेक्शन डेंसिटी कितना है? 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर और 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये कितना है? 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक। लेटेंसी क्या है? लैगिंग एक तरीके की, है ना, कि आप जो ही बोलते हो वो वहां पे कितने देर तक सुनाई देते हैं। जैसे कि आप एक वीडियो देखते होगे, ए, फिर ए ऐसे करके आता नहीं है 4G 5G 3G में, तो वैसा डिफरेंस आता है। तो ये सारी कुछ है बातें, स्मॉल सेल स्टेशन एंड दोज ऑल, कैसे इस पे हेक्सागोनल पैटर्न में सेल डिवाइड होते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन डिवाइड होता है। एलटीई क्या होता है? बीम फॉर्मिंग क्या होती है, राइट। तो नेटवर्क स्लाइसिंग के बारे में ऐसी बेसिक बात, तो आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में हमने जाना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोग जो है, तो क्या क्या चैलेंजेस है हमारे पास अभी भारत में, कि ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन जो है हमारे देश में 5G, जो चैलेंजेस है 5G का, जो मेजर चैलेंज है, क्योंकि 5G अभी के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5G का जो मेजर चैलेंज है वो जो है हमारे पास है कि अभी तक भारत देश में पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है। हम अभी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भी 5G से रिलेटेड है, 90% तो हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल डिवाइड काफी है, अभी भी रूरल एरिया के लोग 4G पर निर्भर है, 5G अभी तक हमारे पास आया नहीं है। और सॉफ्टवेयर डिपेंड है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अल्टीमेटली सब बर्डन कौन वहन करता है? हम जनता, हम कॉमन लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आज के सेशंस में इतना ही। ठीक है, काफी ब्रीफ में बातें हो गई कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। अब आगे मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड ठीक है, और भी अदर सब्जेक्ट्स करते रहें। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन द प्रीवियस लेक्चर हम बात कर चुके थे बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में, जिसमें रेडियो एक्टिविटी और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर था सारा कुछ। जो भी ये कॉमन चीजें जो आप सबको पता होनी चाहिए, वही इसमें आएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं हुआ कि बहुत डीप चला जाएगा टॉपिक्स और ऐसे करके आ जाएगा, बट जो बेसिकली हो रही है चीजें देश विदेश में, या फिर जो भी अपडेटेशंस हो रहे हैं, केवल आप उतना ही कर लीजिए, आपको उतना पता लग जाए, आप अपने कॉमन सेंस से, अपने तार्किक क्षमता से ये चीज हल कर पाएंगे। ठीक है। एंड आई होप कि हमारे आप कोर्स से बेनिफिटेड हैं काफी ज्यादा। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, देन उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, देन उसके बाद इंटरनेट पे धीरे धीरे मूव ऑन होते चले जाएंगे। क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी बातें कर रहे थे, आज हम उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मुद्दा जो साइंस और टेक का है, कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी आप सबको ये सब एक्चुअली क्या है कि यार जो आदमी पीसीएम वगैरह पढ़ा है ना, तो जो पीसीएम वगैरह पढ़ा है तो उसको ये सब चीजें पता है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है। तो इट रिफर्स टू द व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। आपको पता होगा कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लाई होता है। जैसे कि सपोज कि हमारे पास कोई एक ये यूरेनियम का सेल है। ठीक है। कोई कोई एक यूरेनियम का एटम है, और इससे ये जब डिसइंटीग्रेट होता है, ये जब अपनी ऊर्जा छोड़ता है, ये जब खत्म होता रहता है, मतलब ये नष्ट होता रहता है ना। ठीक है। तो वो ये रेडियो एक्टिव रेस छोड़ता है। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव रेस छोड़ने की वजह से ये इसका असर, जो इसका इफेक्ट है, वो खत्म होता है। तो क्या है ये रेडियो एक्टिविटी? इट रेफर टू द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ unstable atomic nuclei to atomic nuclei to form more energetically stable atomic nuclei। ठीक है। एक स्टेबल होने की ये कहानी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब एटॉम्स ये जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, इस ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो इस ऑर्बिट में जाने के लिए वो एनर्जी एमिट करता है, तभी वो जा पाता है। ठीक है। तो वो, और जितना क्लोज आता रहेगा वो और स्टेबल होता रहेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब वही चीज इसके साथ भी है कि जो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो वो कैसे स्टेबल फॉर्म में जाता है, वो आता है स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है। अच्छा, इसमें जो डिसइंटीग्रेशन होता है, क्योंकि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होती है, राइट? ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, उससे फिर कुछ वोल्ट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जब ये एनर्जी एमिट करता है, तो तीन तरह के स्पॉन्टेनियस पार्टिकल्स एमिट करता है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। पहले अल्फा जो होंगी किरणें वो निकल जाएंगी, अल्फा पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बीटा पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, उसके लास्ट में फिर गामा आता है। लास्ट में फिर गामा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो क्या क्या है, लेट्स सी। तो अल्फा डीके occurs when the nucleus ejects an alpha particle, that is helium nucleus। ठीक है। उसके बाद बीटा डीके कैसे होता है? बीटा कैन बी ईदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, सेम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बीटा का क्या चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है, सेम मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास सेम होता है इसमें, लेकिन जो बट विद द पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। बट विद द पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो तो जब when a particle and an anti-particle interact, they both get completely annihilated and we get pure energy। ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बातें हैं। सिमिलरली एनर्जी कैन गिव अस अ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल कपल। ठीक है। तो उसके बाद तो बीटा डी के एक मल्टीपल स्टेजेस में होगा। बीटा निकलने की उसको जो होते हैं बीटा डी के उसको ठीक है। उसके बाद मल्टीपल स्टेजेस में होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बट द एटॉमिक मास विल नॉट डिक्रीज, तो इसको आइसोबार बोलते हैं। उसके बाद ये सब छोड़िए, ये सब ऐसे ही। ठीक है। इतना नहीं आएगा। उसके बाद आती है अल्फा, निकल गया, अल्फा पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल निकल गया, देन उसके बाद गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल क्या कहता है कि गामा पार्टिकल, फॉर गामा डीके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस फर्स्ट डिकेज बाय द एमिशन ऑफ अल्फा, उसके बाद बीटा, एंड देन अ गामा रे फोटोन। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि तो गामा पार्टिकल है तो सबसे पहले क्या होता है, एमिशन ऑफ अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, देन गामा गामा। अच्छा, अभी हम पेनेट्रेटिंग पावर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होती है गामा पार्टिकल की। ठीक है। तो अल्फा पहले आता है, अल्फा सबसे कम होती है, पेनेट्रेटिंग पावर देन बीटा, देन गामा।
तो ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस बट रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल प्रोसेस। अब समझिए कि न्यूक्लियर फिजन उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन्स की उसके न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम के ऊपर छोड़ते थे, वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता था। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में न्यूट्रॉन्स को, बट रेडियो एक्टिविटी, अगर रेडियो एक्टिव पार्टिकल होती है, आप देखते होंगे कि अगर वो चीज है वहां पे तो वहां से रेडियो एक्टिव रेड पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये खुद ब खुद होता है थ्योरेटिकली। और जो गामा जो रेज होती हैं अफेक्ट ऑर्गेनिज्म जेनेटिक लेवल एंड कैन बी कैंसरस, यही रे होती है कि जो बहुत कैंसरस होती है। ठीक है, आप देखते होंगे कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, कभी कभी उन्हें भी कैंसर हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू दिस काइंड ऑफ रेज। ठीक, थ्योरेटिकली एक्सरे हो गया, ये सारी चीजें हो गई थ्योरेटिकली। द अल्फा बीटा गामा एमिशंस कंटिन्यू फॉर एवर बट द एमिशंस आर नॉट हैपनिंग ऑल द टाइम कंटिन्यूअसली। कंटिन्यू फॉर एवर बट एमिशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। इससे एसोसिएटेड इतना आपके लिए काफी है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा पार्टिकल के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैं हमने आपको दे दी है। एंड अब आते हैं हम लोग हाफ लाइफ के ऊपर। तो हाफ लाइफ क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिविटी से ही जुड़ा मुद्दा है कि एक टॉपिक है कि हाफ लाइफ इज द टाइम। बस इतना आपको पता करना है, याद रखना है कि हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स फॉर half of the radioactive atoms of a specific radionuclide unstable element to decay। आप समझे, हाफ इट टेक्स द टाइम, हाफ लाइफ इज द टाइम इट टेक्स, है ना, टाइम्स इट टेक फॉर द हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स। मान लीजिए कि हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स ऑफ अ स्पेसिफिक रेडियो न्यूक्लियर, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस का अनस्टेबल मतलब टू डिके कितना टाइम लेता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक है, एक रेडियो एक्टिव एटम है, उसका आधा, हाफ कर दीजिए। ठीक है, इसको कितना टाइम लग रहा है डिके होने में, दैट इज ओनली रेडियो एक्टिव हाफ टाइम, है ना, हाफ लाइफ बोलते हैं इसको। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके फॉलोस लोगारिथमिक, ये आपको नहीं भूलना है, कौन सा फॉलो करता है प्रोग्रेशन, लोगारिथमिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। It is seen that after 7 half lives, it is seen that after 7 half lives, you will have less than 1% of the original amount of the radiation। मतलब 7 निरंतर हाफ टाइम के बाद यू विल हैव 1% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडिएशन। मान लीजिए कि अगर आपके पास 100% रेडिएशन है, तो 7 लाइफ के बाद 7 हाफ लाइफ के बाद 1% से भी कम आपके पास रेडिएशन रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ज्यादा नहीं करना है इसमें, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपको बस समझ लेना है कि क्या है, इट टेक्स टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स ऑफ a specific रेडियो न्यूक्लाइड कैन वेरी फ्रॉम माइक्रो सेकेंड टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि हाफ लाइफ क्या है, तो माइक्रो सेकेंड से लेकर थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जा सकता है। तो ये देखिए, ये एक ग्राफ है आपके सामने, लोगरिथमिक प्रोफाइल का फॉलो कर रहा है। सपोज ये न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियॉइड है। ठीक है, ये अभी इस समय 1 करोड़ है। हाफ लाइफ अगर कर रहे हैं तो इसका 5। ठीक है, हाफ लाइफ कर रहे हैं तो इसका 5, उसके बाद थर्ड सेकंड हाफ टाइम में इसका आधा हो गया, थर्ड हाफ टाइम में इसका आधा हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो क्या कह रहा है कि 1% से भी कम जो है टाइम इन मल्टीपल, और ऐसे करके एंड हो जाएगा 1% से भी, 1% से भी कम इसमें रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स हो गए है ना न्यूक्लियस का। ठीक है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये बात रही रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की बेसिक बात होगी, रेडियो एक्टिविटी में मैं आपको बता दिया कि एक स्पॉन्टेनियस डिसे, क्या बातें याद रखनी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है जिसमें कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है। उसमें 3 तरह के पार्टिकल्स एमिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले अल्फा रिलीज होगा, देन उसके बाद बीटा रिलीज होगा, देन उसके बाद गामा रिलीज होगा। अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होती है, उसके बाद बीटा की होती है, उससे सबसे ज्यादा जो है गामा की होती है। ठीक है, पहले अल्फा निकलता है, फिर बीटा निकलता है, फिर गामा निकलता है। हाफ लाइफ क्या होता है, इट टेक्स टाइम कि हाफ ऑफ द न्यूक्लियस को अगर वो डिके होने में कितना समय लग रहा है, यही हाफ लाइफ है। और ये लोगारिथमिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। काम खत्म, केवल आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन डेटिंग। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निक दैट वी यूज। तो क्या है ये, लेट्स स्टडी द कार्बन टेक्निक। दिस इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द
एज ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स बाय एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ डिफरेंट कार्बन आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल, इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्न इसका इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि अभी आप देखे होंगे कि मोहनजोदारो में जो बॉडी मिलती है, शव मिलते हैं या फिर कैरकैसेस मिलते हैं, तो वहां पे उसकी एज कैसे पता ही लगाई जाती है? इसी कार्बन डेटिंग की मदद से लगाई जाती है। ठीक है, आपको केवल इतना पता रहना चाहिए कि हम लोग इसे कार्बन डेटिंग से हम लोग ओल्ड उम्र फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बस ऊपर ऊपर मोटा मोटी जान लेते हैं। Things generally have C14, but most of the common form is C12, 6C12 है ना? The atmospheric ratio of C12 and C has remained the same for million of years, and similarity in the ratio in our body we alive. 6C14's half-life is 5700 years. The relation is used to figure out the age of specimens. ठीक है, हाफ एज ऑफ स्पेसिमेन। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन दैट वेयर नेवर अलाइव, जो कभी जीवित नहीं थे, नेवर हैड ऑर्गेनिक और कार्बन कंटेंट। मतलब ये चीज जिसमें जिसमें कार्बन कंटेंट और जो ऑर्गेनिक ना हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टेप की, है ना, इसकी स्टेप की बात करूं, तो इसमें कार्बन तो जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं है उसको हम कर सकते हैं, और या तो ऑर्गेनिक होना चाहिए। सिंस द अर्थ इज वेरी ओल्ड, देर इज अ हाई चांस दैट वी कैन फाइंड सम एशियंट ऑर्गेनिक कंटेंट इन मोस्ट स्पेसिमेन। द C14 is method is less effective for specimen more around 50,000 से 80,000 ईयर्स ओल्ड तक। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ इसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। ये जो कार्बन डेटिंग होती है, इसको रेडियो एक्टिविटी की मदद से किया जाता है, तो यहाँ पे इसका हाफ लाइफ एसोसिएटेड है। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है, कार्बन डेटिंग ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होता है? ग्लोबल कार्बन डेटिंग हैज बेसिक प्रिंसिपल दैट द रेशियो ऑफ C12 and C14 has remained constant for many years. As global warming is interfering with the carbon composition, कार्बन कंपोजिशन से रिफर कर जाता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन डेटिंग माइट नॉट रिमेन एक्यूरेट इन फ्यूचर। तो ये ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, इस कार्बन डेटिंग के ऊपर। अच्छा, उसके बाद कुछ कुछ हम रेडियो एक्टिविटी के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है रेडियो एक्टिविटी के। तो प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग, प्लांट सीड्स एंड प्लांट बर्ड्स आर एक्सपोज टू गामा रेडिएशन विच कैन कॉज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? एरर इन डीएनए कॉपिंग, है ना, एरर इन डीएनए कॉपिंग। जो जीन होती है वो डीएनए कॉपी करती है, वो सही से जीन नहीं कॉपी कर पाती है। Most of the mutations can be desirable, like resistance to drought and salinity. This is different from gene editing, which is totally artificial process. ठीक है, जीन एडिटिंग एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, और म्यूटेशन एक डिफरेंट। म्यूटेशन मतलब एक दूसरे से कॉपी करने में अगर डिफरेंसेस सिमिलर डिसिमिलरिटी आ जाती है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। जी वो, और ये म्यूटेशन एक टर्मिनोलॉजी है, बट म्यूटेशन इसमें जीन एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो वी कैन एक्सेलरेट नेचुरल म्यूटेशन दैट माइट हैव इंस्टेड taken thousands of years. The high yield variety seeds during green revolution were neither the result of gene editing and nor the result of artificial mutation. अच्छा, अब आके बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में देखिए प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग में ये इफेक्ट था। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में द नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है कैन बी यूज इन स्मॉल अमाउंट्स along with नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, हाउ मच नाइट्रोजन हैज बीन अब्सॉर्ब्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, द एनालिसिस इज डन इन अ कंट्रोल लैब एनवायरनमेंट एंड पब्लिक यूज फर्टिलाइजर्स। अब आपको लगता है कि फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में ये, हाँ बस इतना सबको पता है, कोई इसमें साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट भी इसमें बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, तो इतना डीप में नहीं आएगा। ठीक है, sterile insect ecology, in this technique pests are exposed to small doses of gamma to make them sterile so that they remain sexually competitive but cannot produce offspring. ठीक है, the release of mosquitoes with all bacteria which is not harmful to humans can help in this purpose. ठीक है, वोल बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया, ये जो मॉस्किटो होता है ये अपने ही मॉस्किटो को खा जाता है। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग, exposing food to radiation such as gamma, x-rays, electron beams can kill microbes and can increase the shelf life and also reduce the burden of foodborne diseases.
तो एक सर्टेन लेवल तक ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक होती है, बट उससे ज्यादा अगर होता है तो फूड irradiation, दिस मटेरियल कॉल्ड एक्सपोजिंग फूड टू रेडिएशन, देयर न्यूट्रिशन चेंजेस ब्रॉट by the method would not be more than the changes brought through the commonly food processing preparation method। और एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसमें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। कैंसर का इलाज इसी से होता है। तो रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, लो डोजेस ऑफ गामा रिलीज फ्रॉम कोबाल्ट, मैंने भी आपको बताया था कि गामा रेडिएशन जो होता है वहां पे कई सारे डॉक्टर्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो फ्रॉम द कोबाल्ट 660 आइसोटोप आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स, डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर्स एंड मेनी हेल्दी सेल्स इन द पर्पस। ठीक है। इसीलिए कैंसर का इलाज महंगा होता है, क्योंकि डॉक्टर भी अपने जान पे खेल के आपको बचा रहा है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर पहनता है, जिसके कारण रेडिएशन उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। बट यस, ही इज ऑल्सो वेरी एक्सपोज्ड, वो भी अपने जान पे खेल के आपको बचाता है, इतना पढ़ाई करने के बावजूद। ब्रैकाई थेरेपी, इट इज एन एडवांस क्रिकेट ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट वेयर अ रेडियो आइसोटोप इज प्लेस्ड नियर द ट्यूमर सो दैट इट कैन ओनली डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल्स नॉट हेल्दी सेल्स। तो ये आप याद रखेंगे। प्रोटॉन बीम थेरेपी, आपको पता है प्रोटॉन बीम थेरेपी अभी ये इंडिया में लेटेस्ट आया है, और ये फोर्टिस हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ही अवेलेबल है केवल। ठीक है। एशिया में केवल ये 3 जगह है, इंडिया में केवल यहाँ पे है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ये प्रोटॉन बीम थेरेपी हो रही है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपको कैंसर सेल्स को ढूंढ के ही केवल इसमें जो है मारा जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस, ऑफ कोर्स आपको न्यूक्लियर मेडिसिन दिया जाएंगे, कैन बी इजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट्स इंटरेक्शन विद हेल्दी सेल्स, कैंसर सेल्स एंड इंटरेक्शन विद हेल्दी सेल्स एंड कैंसर सेल्स कैन बी रिकॉर्डेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे बड़ा यूज तो यहीं पे हमको दिखता है रेडिएशन का। एंड ऑल दिस एक्टिविटीज, रेडिएशनल स्टरलाइजेशन, मेनी मेडिकल डिवाइसेस, सिरिंजेस, ग्लव्स आर स्टरलाइज्ड यूजिंग गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन एक तरफ से अच्छा भी है, और लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो हमारे लिए हार्मफुल भी है। एप्लीकेशन स्पेस, स्पेस में क्या क्या एप्लीकेशन है? फॉर डीप स्पेस मिशंस, सोलर एनर्जी इज नॉट वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। डीप मतलब जहाँ पे सन की ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही है, सन की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। नासा यूजेज आइसोटोप प्लूटोनियम 238 which releases an alpha particle and energy. This can be a continuous source of energy in such missions. The energy is released in the form of thermal energy, which can be converted into electrical energy. Hence, this technology is called radioisotope thermoelectric generator. Nuclear propulsion for rockets is being explored by space agencies. However, it is only in experimental stages. क्योंकि न्यूक्लियर प्रोपोर्शन में इतनी सी चीज है, उससे इतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियर प्रोपोर्शन हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद हाइड्रोजन प्रोपोर्शन भी हम लोग चल रहे हैं हाइड्रोजन प्रोपोर्शन की ओर। मार्च 2025 पे खबर है कि हमारे इंडिया में भी हाइड्रोजन से ही इंजन चलेगा ट्रेन। ठीक है। तो वैसे सारी चीजें, फेयर सस्ता हो जाएगा, और ठीक है, एप्लीकेशन और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। एप्लीकेशन इन डिफेंस, न्यूक्लियर पावर सबमरीन सबसे बड़ा एडवांटेज है, रशिया इसका यूज करता है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का। ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस्ड ऑन 15 सितंबर 2021 दैट द यूएस एंड द यूके विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स। France earlier had the Scorpion submarine deal with Australia and has a considerable presence in the Indian Pacific Ocean। ठीक है। ये सारी बातें एक ज्ञान के टर्म्स में आपको लेनी है। इंडस्ट्रियल यूज में अच्छा न्यूक्लियर डिफेंस हो गया, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक हो सकता है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बट यस वी यूज इट, है ना। न्यूक गन्स होते हैं, जो आप देखते होंगे एक रेडिएशन छोड़ते हैं, टीवी में देखता होगा मूवी, जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज होती हैं, तो वहाँ पे न्यूक गन्स होते हैं, वो भी रिसर्च में बेस्ड हैं। तो ऐसे सारी चीजें हो सकती है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या हो सकता है? फॉर मटेरियल एनालिसिस सच एज इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्पेक्शन, फाइंडिंग क्रैक्स, लीकेजेस, तो गामास रेज एंड एक्स रेज आर यूज्ड, है ना। कोई भी अगर डिफेक्ट है, कोई भी अगर स्टैंडर्डाइजेशन का टॉपिक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10 कोल्ड ड्रिंक की बोतल जा रही है, कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन हो रहा है, अब ये आपकी कोल्ड ड्रिंक का कैन है, कोल्ड ड्रिंक किसी किसी में गलती से हो सकता है यहाँ भरी हो, और किसी किसी में गलती से हो सकता है कि यहाँ भरी हो। तुरंत इसको एक्सरे से देख के, और यहाँ यहाँ से एक अरेंजमेंट लगा रहता है, उसको ढकेल के ट्रे से हटा देगी। ठीक है। तो ऐसे करके बात होती है।
तो ये सारा टॉपिक इन वाटर डिसैलिनेशन न्यूक्लियर पावर कैन बी यूज्ड टू वेपराइज वाटर सो दैट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एयर पॉल्यूशन। तो एक एक करके मैं आपको सारा कुछ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कार्बन डेटिंग इट्स लॉज ऑफ एप्लीकेशन इन एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी एमंग अदर्स। सो ये सारी बातें रही, एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं कि क्या क्या चीजें हैं। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग केवल आप इतना पढ़ लो कि सर्टेन एज ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं। इसमें से ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा, कि थिंग्स जनरली हैव मोस्ट कॉमन फॉर्म्स, है ना। एटमॉस्फेरिक आर रिमेन सेम, ये दोनों सेम रेशियो में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इसीलिए क्या नाम है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेजिस्टेंट टू ड्रॉट एंड सैलिनिटी के रेजिस्टेंट बना देते हैं, इनके अंदर ऐसा करते हैं, म्यूटेशन एरर कर देते हैं। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में हम लोग आइसोटोप ऑफ का नाइट्रोजन के अंदर कुछ रेडियो एक्टिविटी ऑफ प्लांट से देख सकते हैं कि उसके अंदर नाइट्रोजन की क्या क्या एब्जॉर्बिटी है। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं कि उनके अंदर अगर ऐसी बैक्टीरिया छोड़ दी जाए जो कि ऑफ स्प्रिंग ना प्रोड्यूस करे बट उनको सेक्सुअली एक्टिव करे, तो ऐसे करके क्या होगा कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और ऐसे हमें हार्मफुल नहीं होगा। सिंस ये सब सारा इनसे मोटिवेशन किस लिए है, क्योंकि डब्ल्यू ने मॉस्किटोज को वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट इंसेक्ट माना गया है, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में ऑफ कोर्स जो भी हमारे पास अगर माइक्रोब्स हैं या फिर कोई भी चीजें हैं, तो उसको हम लोग एक लिमिटेड गामा रेडिएशन और एक्स रेडिएशन से किल ऑफ कर सकते हैं। और जो फूड एक्सपोज टू रेडिएशन है उसको बोलते हैं फूड इरेडिएशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? फूड इरेडिएशन। एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, ऑफ कोर्स कैंसरस सेल को मारने में मदद करता है। ब्राकाइथेरेपी क्या क्या होती है? इट इज एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट वेयर रेडियो आइसोटोप इज प्लेस्ड नियर द ट्यूमर सो दैट इट कैन डिस्ट्रॉय कैंसरल सेल्स। प्रोटॉन बीम थेरेपी के बारे में आपको बताया, डायग्नोसिस में मदद करता है। डीप स्पेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? उस टेक्नोलॉजी को रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। डिफेंस में हम सबसे ज्यादा इसका यूज अभी सबमरीन में करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में करते हैं, और न्यू गन्स में भी अभी हम लोग इस पर रिसर्च चल रहा है। इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग कुछ भी फीचर्स फाइंडिंग कैक्स और स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करने के लिए गामा रेज और एक्स रेज का यूज करते हैं, ठीक है। और कार्बन डेटिंग में हम लोग इसको एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, मानव का इतिहास वगैरह ये सारी चीजें अभी आपको मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो के बारे में ये सारी चर्चा करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक, नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, सो नैनो टेक्नोलॉजी आप सबको पता होगा कि इट वेरीज फ्रॉम द रेंज ऑफ द साइज ऑफ अबाउट 1 to 100 मीटर्स, 100 नैनोमीटर्स, है ना। Conducting nanotechnology is a science, engineering, and technology conducting conducted at nano scale. Materials at the nano scale exhibit amazing properties such as higher strength, lighter weight, increased control of light spectrum, QLED monitors, greater chemical reactivity as compared to the large scale counterparts. Okay, so this is about nanotechnology is the science and engineering technology conducted, है ना। नैनो मतलब छोटे, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक के रेंज में ये सारी बातें होती है। तो रिचर्ड फिनमैन envisaged nanotechnology for the first time. Don't forget, with the development with the development of powerful microscope, we can make nano level changes. At nanoscale, quantum effects rule the behavior and properties of particles like melting point, magnetism, electrical conductivity, chemical reactivity। मतलब अगर हम 10⁻⁹ के स्तर पर हैं, ठीक है, 10⁻⁹ के लेवल पर हैं, तो हम वहां पे उसकी ये सारी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी के देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद उस पर कुछ भी अगर हमें बदलाव करने की जरूरत है, अगर हमको उसको जो है अगर इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, तो हम वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो नैनो स्केल मटेरियल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि बहुत छोटे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल मटेरियल्स, राइट। तो इनके पास जो ऑक्यूपेंसी है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस है। तो some other applications of increased surface area, if we can expose even the inner atoms of chemical reaction to chemical reactions, we can increase the reactivity, right। अगर कोई मान लीजिए कि नैनो पार्टिकल है, उसका सरफेस एरिया कम है, तो उसका सबस्ट्रेट, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो वो रिएक्टिविटी में पार्ट भी अच्छे से लेता है।
The main function of a chemical catalyst is to provide more surface area to facilitate reactions. Animals surviving in cold regions have shorter ears to decrease the surface area to volume ratio which will decrease heat loss. तो एक तरीके का नेचर का एक रूल है. Going smaller than the nano level would mean subatomic level manipulation. मैंने भी आपको क्या बताया कि अगर आप वहां पे चले जाओगे तो सब एटॉमिक लेवल, क्योंकि एटम का साइज कितना होता है 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस से कितना होता है 10⁻⁻15. तो सब एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी फार फ्रॉम दैट कैपेसिटी. ठीक है. एट द नैनो स्केल मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी अकर्स. स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर. हेमोग्लोबिन हैज द डायमीटर ऑफ 5.5 नैनोमीटर. तो सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स. मैंने आपको क्या बताया, इफेक्टिव सब्सट्रेट यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोब रेजिस्टेंट फैब्रिक, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंट टायर्स, मोबाइल्स, स्क्रीन पेंट्स. ठीक. नैनो यूरिया पर लिक्विड एरिया कैन बी स्प्रेड ऑन लीव्स एंड स्टोमाटा विल एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली बट नो वन ऑन सोइंग स्टेज. ठीक. नैनो स्केल मटेरियल्स कैन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ असेंबली. ठीक है, अपने आप मिल सकते हैं. सेल्फ असेंबली क्या होती है जान लेते हैं कि सेल्फ असेंबली रिफर टू द प्रोसेस वेयर एटम्स और नैनो स्केल बिल्डिंग ब्लॉक्स spontaneously organize into ordered patterns with nanometer feature without any human intervention. मतलब ये खुद ब खुद जो है असेंबल अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ऐसे करके. ठीक. तो ये सारी बात रही. उसी के अगर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग बात करें तो नैनो मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है. नैनो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं. कौन कौन से. पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच. टू बेसिक अप्रोचेस आर देयर. पहला होता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच. तो टॉप डाउन अप्रोच जो है, टॉप डाउन अप्रोच, इट reduces लार्ज पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स टू नैनो स्केल बाय सक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन. मतलब आप समझ लीजिए कि ये कोई लार्ज पार्टिकल पार्टिकल है, इसको अगर नैनो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग इसकी कर रहे हैं तो इसको इतना छोटा करेंगे टॉप डाउन अप्रोच में कि ये नैनो पार्टिकल में बदल जाए. और बॉटम अप में क्या करेंगे कि इसमें छोटे छोटे एटम बाय एटम ऐड करते रहेंगे. ठीक है, मतलब नीचे से एक हो गया, ऊपर से ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, और इधर से छोटा है तो उसको बड़ा करते चला जा रहा है. इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक. दिस अप्रोच, इसमें क्या है टॉप डाउन का क्या ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि टॉप डाउन का क्या डिसएडवांटेज है. टॉप डाउन का क्या डिसएडवांटेज है, तो ये है दिस अप्रोच लीड टू वेस्टेज एंड सरफेस बिहेवियर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. और इसमें क्या है बॉटम अप का क्या, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स. 4 जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी होती हैं. कौन कौन सी हैं. तो पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स, दे इनहेंस, क्या है, दे इनहेंस द प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मटेरियल विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल नैनो लेयर ऑन ग्लासेस एंड डिस्प्ले. एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दे आर एक्टिव इन द सेंस दे कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सराउंडिंग. फॉर एग्जांपल बायोएक्टिव ड्रग फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट ऑन ऑर्गन. द कॉम्प्लेक्सिटी एडवांसेस इन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन. थर्ड जनरेशन में क्या हुआ था, an advanced nanosystem which are such as nanorobots will be used, and in fourth generation molecular nanosystem which includes a complex system control over all individual. We are currently experiencing first and second generation of nanomaterials. तो ये सारी चीजें हैं इन थर्ड जनरेशन. एंड एडवांस नैनो सिस्टम सच एज नैनो रोबोटिक्स वगैरह ये सब आई है. और उसके बाद मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम फोर्थ जनरेशन में हम लोग किए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंस है, लेट्स सी. इन फैब्रिक्स, कपड़े में आप देखते होंगे पानी डालते हैं वो कपड़ा गीला ही नहीं होता है. ठीक है, तो वो कैसे होता है. नैनो स्केल एडिटिव्स कैन लीड टू प्रॉपर्टीज सच एज एंटी रिंकलिंग, है ना, एंटी स्टेनिंग, इवन रेजिस्टेंस बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है. आप देखते होंगे कपड़े रखे हैं, कॉटन के कपड़े रखे हैं, कॉटन के कपड़े अगर आप उसको जो है रख दिए अलमारी में साल 2 साल 3 साल बाद, तो उसमें देखिएगा अलग अलग तरह की स्टेनिंग आ जाएगी. बट नैनो टेक्नोलॉजी से ये जो है संभव है कि हम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाए. स्मार्ट फैब्रिक्स विद नैनो सेंसर कैन बी यूज फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग एंड डू नॉट रिक्वायर पावर सोर्स. बहुत बड़ा एडवांटेज है. दे कैन कैप्चर सोलर एनर्जी और एनर्जी हार्वेस्टिंग थ्रू मूवमेंट. ग्लासेस एंड डिस्प्ले नैनो स्केल फिल्म्स ऑन आई ग्लासेस, कंप्यूटर एंड कैमरा. ठीक है. और उसके बाद विंडोज एंड अदर सरफेस कैन मेक देम वाटर एंड रेसिड्यू रिपेलेंट, जो मैंने अभी आपको बताया. नैनो मटेरियल्स यूज्ड आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड प्रोजेक्ट्स सच एज स्टेन रिमूवर्स और डिटर्जेंट पाउडर्स. Nano scale titanium dioxide, zinc oxide have been used in sunscreen lotions for years to provide protective from the
सन। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है, और आए दिन आप देखते होंगे कि बढ़ रहा है इसका सिग्निफिकेंस, और बहुत सारा R&D इसमें हो रहा है, और आए दिन हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आधुनिकता इसमें देखने को ही मिलती है। ये तो हुआ डेली लाइफ में क्या क्या यूज है। अब आते हैं मेडिसिनल लाइफ में भी बहुत बड़ा यूज है। तो इसमें क्या है कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होती है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन होता है। हम लोग हर एक चीज को ट्रेस आउट कर पाते हैं, तो वहां से ट्रेस करके उसके ऊपर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। A nanoparticle can encapsulate otherwise help to delivery medication directly to the damaged tissue. कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा योगदान है नैनो पार्टिकल का। सर्टेन नैनो पार्टिकल सच एज नैनो गोल्ड्स हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग कैंसरस cells. Disease diagnostic, better imaging, diagnostic tools enabled by nanotechnology. Gene sequencing, gene editing of some nanomaterials have enabled effective sequencing and editing of vaccines. Researchers are exploring how nanotechnology can improve vaccines including their delivery. ठीक है। टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन का यूज करते हैं, और यूजिंग नैनोटेक्नोलॉजी हैविंग मेनी एप्लीकेशंस इन टिश्यू इंजीनियरिंग सच एज मिमिकिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बोन, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एंटीबायोक्रोबियल माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्वांटम डॉट्स हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन किलिंग ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो इतना ज्यादा एडवांटेज है जिसका, सबसे ज्यादा तो मेडिकल में, और आजकल के समय में डेली लाइफ में भी इसका हम लोग धीरे धीरे देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो सिविल सर्विसेज से मैंने लिया है कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। एक बेसिक इस क्वेश्चन को कर लेने से, ठीक है, इस बेसिक क्वेश्चन को कर लेने से आपका जो पूरा नैनो टेक्नोलॉजी का ऊपर एक रिवीजन टाइप है जो अभी तक हम पढ़े हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर, तो वो हो जाएगा। तो क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन द हेल्थ सेक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज नैनोटेक्नोलॉजी। नैनोटेक्नोलॉजी आपको पता है कि इट डील्स विद द साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी दैट आर डीलिंग विद द 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर साइज, है ना, बिलो। तो उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आर द बेसिक स्विचेस दैट इनेबल मॉडर्न कंप्यूटिंग हैव गॉटन स्मॉलर थ्रू नैनोटेक्नोलॉजी, इवन मोबाइल फोन कैन हैव बिलियंस ट्रांजिस्टर्स। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्लेस फैसिलिटेटेड बाय क्वांटम डॉट्स। ये जो सैमसंग वगैरह के जो फोन होते हैं, जैसे कि मेरा फोन सैमसंग का है, तो इसमें जो अल्ट्रा हाई जो डॉट्स हैं, ठीक है। अब आप अल्ट्रा हाई जो डॉट्स हैं, तो ये देखिए कि कितना अच्छा क्लियर डिस्प्ले होती है, तो ऐसे करके, ठीक। तो उसके बाद जो है फ्लेक्सिबल फोल्डेबल बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कहें ये देखिए, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ये बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके सामने, ठीक है। तो बेंडेबल आर फैसिलिटेटेड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन, इन वाटर फिल्ट्रेशन नैनो मेम्ब्रेन्स आर मोर इफेक्टिव देन कन्वेंशनल फिल्टर्स। Okay, nanoparticle can help clean industrial air pollution and also have been used in tackling problem of oil spill in oceans. अब because इनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा जैसे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तेल बड़े बड़े क्या होता है, कभी कभी पानी तेल के टैंकर समुद्र में जहाज में जाते रहते हैं, तो वह कहीं स्पिल हो गए, तो वहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज से क्या हो रहा था कि एक देश के किनारे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहां पे क्या हुआ था कि बहुत उस शोर के किनारे, उस देश के शोर के ही किनारे जो है बड़ा सा तेल का टैंकर गिर गया था, मतलब स्पिल आउट हो गया था, और वो पूरा तेल जो है 1 किलोमीटर तक के रेडियस में पूरा फैल गया था। और क्योंकि वो तेल है, तेल तो पानी के ऊपर है, तो वो सरफेस पे ही समुद्र पे टहल रहा था। तो वहां पे वहां के देश के लोगों ने अपने बाल, मतलब वो लोग गंजे हो गए और बाल डोनेट कर रहे थे, और उसको एक सैक में भर के उसको जो है पानी में तैराया जाता था बाल को। बाल तो हल्का था, वो तो तैर जाता था, तो वो तैर जाता था, और बाल, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है और बाल हमारा केरोटीन प्रोटीन होता है ना ये, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है तेल। आप देखिएगा एक था कि टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हेयर, है ना, कुछ ऐसा हुआ था। तो उससे बाल देश की जनता डोनेट कर रही थी, ताकि जो है जो भी तेल रिसाव हुआ है, तेल का जो वहां पे स्पिल आउट हुआ है, वो एब्जॉर्ब हो सके, उसका इफेक्ट कम हो सके, ताकि जो उसमें जो मछलियां हैं और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो प्रभावित ना हो। तो ऐसे करके हुआ गया, ठीक है। तो उसके बाद कंसर्न्स विद नैनो टेक्नोलॉजी क्या क्या है। लाइट वेट ऑफ व्हीकल्स हैव रिड्यूस्ड एनर्जी कंजप्शन। कार्बन nanotubes have been proven in the effective storing hydrogen. Concerns with nanotechnology, it can get into the body through the skin, lungs and cause cellular level damage. Nanoparticles can cause the blood brain barrier because of their size. अब कई कई बार ऐसा होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, अगर आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी है, आप वहां पे जाके उसको भेज देंगे, और उसके बाद जो है
ठीक कर सकते हैं। Even though there are many naturally occurring nanoparticles, human body has developed a tolerance to most of them. Synthetic nanomaterials can be toxic. Mind my words. Synthetic nanomaterials can be toxic. They can enter food chain and bioaccumulation and biomagnification. तो ये सारी चीजें हम लोग हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? दीज आर सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप शीट्स ऑफ सिंगल लेयर्ड कार्बन एटम्स, ग्राफीन से। These nanotubes can be single-walled or multi-walled. They acquire the properties of graphene, and depending upon the rolling of the direction, they can acquire different types of properties. They are known for ultra high strength, low weight, electric and thermal properties. Carbon nanotube का ये advantage है। Their hollow interior can be filled with nanomaterial shielding from the surrounding environment. All these properties make carbon nanotube ideal candidate for electronic devices, sensor, transistors, lithium ion batteries and hydrogen storage cells among the other, because के अंदर अरे एक न्यू ट्यूब है बस। ठीक है, एक ऐसे ट्यूब है। ठीक है, कार्बन एंड ट्यूब है, उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप ट्रांजिस्टर्स वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर ऑफ नैनो स्केल। दे कैन एमिट लाइट ऑफ वेरियस कलर्स मेरली बाय कंट्रोलिंग द साइज। ऑप्टिकल, आजकल ये सैमसंग इस पे रिसर्च कर रहा है क्वांटम डॉट्स के ऊपर। ठीक है, सैमसंग बहुत इस पे रिसर्च किया है डिस्प्ले के ऊपर। अभी आप फोल्डेबल फोन्स वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत अच्छा, आप लोग को पता होगा कि सैमसंग इज काइंड ऑफ डोमिनेंट इन दिस डिस्प्ले सेक्टर एंड क्वांटम डॉट्स। अभी आप देख पा रहे होगे 1 करोड़ की एक टीवी आई है सैमसंग की। ठीक है, 1 करोड़ की टीवी आई है, तो 1 करोड़ की टीवी आई है। ठीक है, तो उसको जो है कर रहा है। तो ये सारी बातें रही कि क्वांटम डॉट्स देयर पोटेंशियल एप्लीकेशन इंक्लूड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल सोलर सेल्स एंड मेडिकल इमेजिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग अमंग अदर। सो लेट्स रिवाइज इट कि क्या है। राइट, तो इसमें जो है यहाँ तक हो गया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी दैट have a science conducted nanotechnology is a science in engineering and technology conducted at nano scale, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक। ठीक, उसके बाद हाइयर स्ट्रेंथ होता है और कंट्रोल और लाइटर वेट होता है, ज्यादा सरफेस एरिया होता है इन सबके पास। और डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन इन्विसेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी कौन था? तो डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन। ठीक है, तो विद द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप नैनो लेवल चेंजेस पे हम लोग गए, तो वहां पे रूल बिहेवियर, पार्टिकल्स का मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी कर सकते हैं। और नैनो स्केल मटेरियल्स have larger surface area as compared to larger materials, है ना? लार्ज सरफेस एरिया होता है। तो उसके बाद ये सारी चीजें हमने देखा कि इफ वी कैन एक्सपोज, है ना, केमिकल कैटलिस्ट, ये सब सारी चीजें रिएक्टिविटी में ज्यादा अच्छे से भाग लेगी। अगर कोई भी चीज जितने से छोटी है तो उसका इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, व्हाट आई एम टेलिंग, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन। ठीक है, इफेक्टिव सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ केमिकल कैटलिस्ट इज टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू फैसिलिटेट रिएक्शंस। एनिमल सर्वाइविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव शॉर्टर ईयर्स, है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं। गोइंग स्मॉल टू नैनो लेवल वुड मीन सब एटॉमिक लेवल मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं, छेड़खानी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद डीएनए है, तो आप डीएनए का साइज कितना है? 2 नैनोमीटर। और हेमोग्लोबिन का कितना है? 5.5, थोड़ा सा बड़ा उससे। ठीक, और उसके बाद इट कैन बी यूज फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। एग्रीड। तो नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया कैन बी स्प्रेड ऑन लीव्स, है ना? और स्टोमाटा विल एब्जॉर्ब डायरेक्टली बट नॉट ऑन द सोइंग स्टेज। तो ऐसे करके हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ असेंबली में इसमें मदद हो सकती है नैनो, बट नैनो स्केल मटेरियल से वो लोग सेल्फ असेंबली कर लेंगे, किसके साथ ओरिएंटेट करना है। ठीक, एंड उसके बाद जो है नैनो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? 2 तरह के अप्रोचेस फॉलो होते हैं। पहला कौन सा? टॉप डाउन, दूसरा बॉटम अप। तो टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं? बड़ा एक मटेरियल रहेगा, उसको बाइफरकेट करेंगे, स्लाइस करेंगे ताकि वो नैनो मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इसका क्या इसका ड्रॉबैक है कि ये अप्रोच वेस्टेज को लीड करता है और सरफेस बिहेवियर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना हम बोल रहे हैं उतना ही है। ठीक है, एक बार पीडीएफ को मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा। तो बॉटम अप, एटम बाय एटम, एक एक करके, बूंद बूंद से सागर वाली बात है। तो टाइम कंज्यूमर है क्योंकि हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल को डील कर करेंगे और टेक्नोलॉजिकली मोर कॉम्प्लेक्स है।
चार जनरेशन है। तो पैसिव नैनो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बल्क मटेरियल विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग। एग्जांपल मतलब इस पे अगर नैनो कोटिंग चढ़ा ली, अब सपोज कि इस पे मैं, इस फोन पे मैंने नैनो कोटिंग चढ़ा ली है, ठीक है। नैनो कोटिंग चढ़ाने के बाद जो है इस पे कुछ भी करेंगे तो ये इधर में चेंजेस नहीं ला रहा है, लेकिन एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स में क्या हो रहा है कि दे कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग्स, जैसे कि हमारे बॉडीज में तो एक्टिव ड्रग है वो स्पेसिफिक टारगेटेड ऑर्गन को करके और इधर उधर सराउंडिंग्स को भी वो चेक आउट कर देगा, ठीक है। और एडवांस नर्वस सिस्टम में थर्ड जनरेशन में क्या हमारे पास, थर्ड जनरेशन में हमारे पास नैनो रोबोटिक्स है। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स है, विच इंक्लूड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड कैन कंट्रोल ओवर ऑल इंडिविजुअल नैनो कंपोनेंट्स। तो अभी हम लोग फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ही हैं। डेली लाइफ में आपको आप बताया कि कपड़े में इसका आजकल देखने को मिलता है एंटी ब्रिंकलिंग, एंटी स्टेनिंग, इवन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस क्लॉथ होते हैं इसमें। स्मार्ट ब्रिक्स और फैब्रिक होते हैं जो भी कभी होते हैं। ग्लास एंड डिस्प्ले काफी एडवांस आते हैं इसमें। आप चश्मा, कंप्यूटर, कैमरे वगैरह जो भी इसमें होता है काफी ज्यादा कुछ अच्छा होता है। नैनो मटेरियल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नैनो स्केल, और उसके बाद जो आप सनस्क्रीन यूज करते हैं तो वहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो महंगे महंगे आते हैं, तो उसमें यही सारे केमिकल्स होते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एप्लीकेशन मेडिसिन बहुत ज़्यादा वाइड वर्सेटाइल एप्लीकेशन है मेडिसिन में। कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। डिजीज डायग्नोसिस में, डिजीज कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी। कैंसर ट्रीटमेंट में, डिजीज डायग्नोसिस में, जीन सीक्वेंसिंग और जीन एडिटिंग में, ठीक है। और टिश्यू इंजीनियरिंग में है ना। तो ऐसे करके ये सारी चीजें अब, और इम्प्रूव वैक्सीन में आजकल एक ऐसी वैक्सीन आई है जो आपको दर्द ही नहीं होता उसको जब लगाते हैं तो, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्वांटम डॉट्स हैव बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव इन एंटी क्वांटम डॉट्स, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम्म, ठीक है, तो ये सारी बातें रही कि ट्रांजिस्टर्स। हाँ रुकिए, मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बता रहा था। हाँ, ट्रांजिस्टर्स में आप नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा हाई डेफिनेशंस में आप यूज कर सकते हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशंस में आप यूज कर सकते हैं इसका। एंड उसके बाद जो है ये हाइड्रोजन को आप स्टोर करने के लिए कार्बन नैनोट्यूब का यूज कर सकते हैं। नैनो मेम्ब्रेन्स होता है विच आर मोर इफेक्टिव देन कन्वेंशनल फिल्टर्स, राइट। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है, इसमें कार्बन एटम सिंगल लेयर कार्बन एटम्स होता है, सिलेंड्रिकल में कंसिस्ट ऑफ रोल्ड अप सीड्स। नैनोट्यूब सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट डिपेंडिंग ऑन द रोलर, कहाँ पे काम आ सकते हैं। ऑल दिस प्रॉपर्टीज दैट मेक कार्बन नैनोट्यूब्स आइडियल कैंडिडेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेंसर्स, ट्रांजिस्टर्स, लिथियम आयन बैटरीज, हाइड्रोजन स्टोरेज सेल्स एंड अमंग अदर्स। तो क्वांटम डॉट्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर्स ऑफ नैनो स्केल होते हैं। दे कैन इमिट लाइट, है ना। इसको डिस्प्ले में यूज करते हैं हम लोग। डिस्प्ले में हम लोग इसको कंट्रोलिंग द साइज प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल कैन बी फाइनली ट्यून डिपेंडिंग ऑन द साइज, है ना। तो ऐसे करके ये सारा चीज हम लोग करते हैं। तो अगले बार हम लोग स्टार्ट करेंगे आईसीटी। तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और आज के सेशन में रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा। कुछ भी डाउट होता है तो आप या मेरे को बताएं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।